नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। आज 4 सितंबर और आज हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए और उनको प्रणाम करते हुए, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, ये देश सुरक्षित है। हमारे वीर सैनिक हमारे बीच के ग्राम बिंदुखत्ता के अशोक चक्र से सम्मानित बलिदानी मोहन नाथ गोस्वामी जी के नाम से। ये वो नाम है जो आज पूरे भारतीय सेना को गौरवान्वित महसूस कराता है। सोचिए, मोहन जी जब अपने क्षेत्र में थे तो उनका इतना खौफ था, वो इतने जागरूक थे और इतने सक्षम थे कि आतंकवादी उनसे डरते थे। हमने 1 सितंबर को काला दिवस मनाया, हमने 2 सितंबर को काला दिवस मनाया और 3 तारीख जो है हमारे लिए उस बलिदानी को याद करने का दिन है जब उन्होंने 10 आतंकवादियों को मारने के बाद अपना जीवन बलिदान किया था अपने 2 साथियों को बचाने के लिए। सोचिए, हम उस उत्तराखंड की पावन भूमि से आते हैं जहां पर हर घर में सैनिक है और इस देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन यही राज्य सरकार उस बलिदानी सैनिक के परिवार और क्षेत्रवासियों से वादा करती है कि वो एक स्टेडियम बनाएगी और नाम देगी उस स्टेडियम का बलिदानी अशोक चक्र विजेता मोहन नाथ गोस्वामी जी के। लेकिन 2015 से आज तक न किसी अधिकारी ने उसकी सुध ली है, न किसी जनप्रतिनिधि ने सुध ली है और न किसी राज्य सरकार ने उनकी सुध ली है। सन 2015 के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकारें हैं और किस प्रकार से ये दोनों राष्ट्रीय दल सैनिकों का सिर्फ वोट बैंक के लिए उपयोग करते हैं। मैं आज भी आप समस्त क्षेत्रवासियों से और उत्तराखंड की जनता से निवेदन करूंगा, अपने लोगों को आगे बढ़ाइए। ये बिंदुखत्ता जो है पहले से ही काफी हाईलाइट है क्योंकि वो राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं। आज तक वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंची और हल्द्वानी से मात्र लगभग आप ये देख लो 30 किलोमीटर के आसपास ये क्षेत्र बैठता है, मोटा अगर हम देखें तो, और आज तक वहां बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो ये बड़ी सोचनीय बात है किस प्रकार से सैनिकों को देखा जाता है राज्य सरकार के द्वारा और उनको वादा किया जाता है कि आपके लिए हम ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे। इनकी पत्नी को मैं मिला हूं, 1-2 बार मैंने देखा है, वो हर बार एप्लीकेशन लेके आती हैं। मेरे ख्याल से काफी ऊपर तक वो गई हैं उस लड़ाई के लिए, लेकिन राज्य सरकार के कानों में कोई जो नहीं रेंगती है। तो हम नमन करते हैं और हम आशा जरूर करेंगे कि जब हम लोगों की सरकार आएगी, उत्तराखंड के वासियों की सरकार आएगी, तो हर गांव में, हर घर में, जहां पे भी हमारे लोग बलिदानी हुए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वो राज्य आंदोलनकारी हो और चाहे वो हमारे देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले जो हमारे वीर सैनिक हैं, उनको हो, उनके स्मृति स्मारक बनाए जाएंगे और उनको मंदिरों की उपाधि दी जानी चाहिए।
क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो जरूर आप भी अपने लेवल पे बात जरूर करिएगा और परिवर्तन के लिए तैयार रहिए कि हमने इस राष्ट्रवादी सरकार का जो झांसा देकर हमसे किस प्रकार से झूठ बोला जा रहा है, हमारे संसाधनों को लपेटा जा रहा है, हमारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, वो सोचनीय है। इसका मैं सीधा सीधा उदाहरण, कल मेरे पास एक भाई का फोन आया, बोला यार ये डाक सेवक जो आए हैं ये बाहरी राज्यों से आए हैं और इनको हिंदी तक और बातचीत करनी नहीं आती है, ये कैसे काम करेंगे और हमारी नौकरियां खत्म कर देंगे। सोचिए, डाक सेवक का जो पद है, डाक कर्मचारी का जो पद है, वो उस गांव के लोगों के हिसाब से होना चाहिए था। एक पोस्ट ऑफिस में कम से कम 4-5 गांवों का क्षेत्र होता है, यानी अगर एक पोस्ट मास्टर है तो 4 या 5 गांवों को देखता है। अब बाहर से आके यहाँ के लोगों का रोजगार पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि पहले अगर एक व्यक्ति को नौकरी मिलती थी तो गांव में वो रहता था। आज बाहर से आके उस नौकरी को भी खत्म कर दिया गया है। किसके द्वारा? क्योंकि उसमें एक क्लॉज है कि आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो क्षेत्रीय होनी चाहिए, तो हिंदी को उन्होंने क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिला दिया और हमारी जो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएं हैं वो हाशिए पे चली गई, क्योंकि उनको भाषा का दर्जा नहीं है। तो सोचिए किस प्रकार से, कैसे षड्यंत्र करके हमारे लोगों की जो नौकरियां हैं वो खत्म की जा रही हैं। अब हरियाणा, बिहार, यूपी के लोग हमारे यहाँ पोस्ट मास्टर बनेंगे, पोस्टमैन बनेंगे और हमारे यहाँ के लोग बर्तन मांजेंगे। देखिए, ये वही सरकार है, इसी सरकार ने इसमें ये कार्रवाई की है। तो सोचिए कौन उसको विरोध करेगा। आप लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है, आप लोगों के संसाधन छीने जा रहे हैं, आप लोगों की जो प्रतिभाएं हैं वो छीनी जा रही हैं। क्या जरूरत थी पोस्ट मास्टर के लिए बाहर के लोगों की नियुक्ति करने की? आप उसको राज्य स्तर में करते हैं, राज्य स्तर से उसको मंडल स्तर करते हैं, मंडल स्तर से आप उसको डिस्ट्रिक्ट स्तर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर से उसको आप तहसील में करते हैं और तहसील से हम जाते हैं उसको गांव के पोस्ट ऑफिस के हिसाब से। अगर 4-5 गांवों के लोग, उनमें से किसी एक व्यक्ति की नौकरी लगनी है, मेरिट के हिसाब से अगर आप लेके चल रहे हो कि जिसकी मेरिट ज्यादा होगी, तो उन 4-5 गांवों के लोगों में जिसकी मेरिट ज्यादा थी और जो इच्छुक थे वो अभ्यर्थी आते और उनमें से किसी एक स्थानीय युवा को या युवती को नौकरी मिलती। अब आज बाहर से आगे बशर्ते ही नौकरी 10 से 12 हजार की होगी, लेकिन वो नौकरी जो है हमारे स्थानीय लोगों की थी वो छीनी गई है। अब सोचिए 10-12 हजार की नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों से वो लोग आ रहे हैं जो टॉपर हैं, जो मुझे सूचना मिल रही है कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन मात्र 10-12 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए वो उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में ज्वाइनिंग ले रहे हैं। क्यों, क्या कारण है और किस एक पूरे के पूरे साजिश के तरह इनको बैठाया जा रहा है? हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि हम लोग विरोध करना ही नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं हैं कि वो डाक सेवक की नौकरी हमारे उस गांव के युवा को मिले। हम तो आज माइग्रेट हो गए, हम तो आज पलायन हो गए, हम हल्द्वानी में बैठ गए, हम देहरादून में बैठ गए, हम कहीं बैठ गए, लेकिन जो गांव में बचा हुआ इंसान है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जो आज के समय की मार झेल रहा है, गरीबी की मार झेल रहा है, पलायन की मार झेल रहा है, अकेलेपन की मार झेल रहा है, खेती खत्म कर दी गई है, पशुपालन खत्म कर दिया गया है, उसकी मार झेल रहा है, क्योंकि सभी जो है वो साधन संपन्न नहीं है। और हम सब इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं
कि अगर परिवार में किसी के पास साधन है, वो अपने परिवार को उठाता है और वहां से माइग्रेट हो जाता है, और उसका सीधा असर जो है राज्य सरकारों पे पड़ा है। राज्य सरकारों ने हमारे जो पहाड़ की व्यवस्था है उसको पूर्णतया खत्म कर दिया है, और इसका यही एक उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो जो डाक सेवक हैं अब जो है दूसरे प्रदेशों से आकर हमारे यहाँ कार्य करेंगे। अगर हमने अपनी सरकार नहीं चुनी, छोटी छोटी हमारी जितनी भी इकाइयां हैं सब खत्म कर दी जाएंगी। जो हमारे लोग हैं वो नौकरी में ही नहीं रहेंगे, तो हम निर्भर हो जाएंगे दूसरे लोगों के ऊपर। पुलिस की बात करूं तो पुलिस में एक एग्जाम्पल के साथ आपको पुलिस की कहानी समझाता हूँ। पहले पुलिस में डिस्ट्रिक्ट कैडर होता था कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट से लोग सेलेक्ट होंगे। अब हो गया है स्टेट कैडर, यानी कोई भी आप एग्जाम दोगे स्टेट लेवल में आपकी मेरिट बनेगी। तो सोचिए मेरे गांव का वो व्यक्ति जिसके पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने वो चीज देखी है अपने गांव में, जिसके पास 150 रुपये मेरे यहाँ से लगता है, 180 रुपये लगते हैं डिग्री कॉलेज जाने के लिए, उस बच्चे के पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या कल के दिन अगर पुलिस की भर्ती आती तो कैसे सिलेक्ट होगी? कहाँ से उसके पास संसाधन आएंगे? तो ये बहुत सोचनीय विषय है। हम इन बातों पे चर्चा नहीं करते हैं, हम राष्ट्र के लिए बात करते हैं, लेकिन जब हमारे राज्य के अंदर हमारे भाइयों पर अत्याचार होता है हम चुप रहते हैं। नशा शराब घर घर पहुंच गया है। हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को बर्बाद करने के लिए नशे के द्वारा और यूसीसी में जो लिव इन रिलेशन है उसके द्वारा खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे। ये वही राज्य था जिस राज्य के लोगों ने कहा था कि हम पेट में कपड़ा बांध के लड़ेंगे, चाहे हम झुंगरा खाएं चाहे मड़वा खाएं, लेकिन राज्य लेके लड़ेंगे। आज परिस्थितियां इतनी परिवर्तित हो गई कि हम उन चीजों के ऊपर विरोध नहीं कर रहे जिन चीजों से हमारा जीवन चलता है। हम वापस नहीं जाना चाहते। अगर हम शिक्षा में देखें तो कल मैं देख रहा था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विधानसभा क्षेत्र है चंपावत में, एक मृत शरीर को यानी डेड बॉडी को एक बांस के डंडे में बांधकर ले जाया जा रहा है। सोचिए हम 2025 में जी रहे हैं और मेरी पैदाइश 1982 की है। क्या हम 1982 में भी ऐसी स्थिति नहीं थी? तब भी गांव वाले एक जोंगा ट्रक लेके आते थे, उसमें हम अंतिम संस्कार के लिए जाते थे। मेरे पिताजी बताते हैं जब वो बच्चे थे तब वो अंतिम संस्कार करने के लिए घर से थल लगभग अगर हम शॉर्टकट पैदल रास्ता भी लेके चले तो वो 20 किलोमीटर पड़ता था, तब हम कंधे पे लेके जाते थे। आज की स्थिति ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां के विधायक हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन सड़क की कमी की वजह से वो लोग उस मृत शरीर को कंधे पे डंडे में बांध के ले जा रहे हैं। एक दूसरी फोटो आ रही थी, सोशल मीडिया में बहुत चल रही है आज के समय में। सोशल मीडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आप अपना ये चीजें देख सकते हैं। अगर ये नहीं होती तो हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि हम किस जगह पे हैं। क्योंकि अगर मैं अपने समय की बात करूं, हाई स्कूल का रिजल्ट भी मुझे कल पता चला था, आज निकलने के बाद कल पता शाम को। तो कितने समय लगता है। तो ये देखिए हमने 25 साल राज्य बनाने के बाद क्या पाया है। और आज मुख्यमंत्री जब अभी खटीमा में थे, 1 तारीख को जो खटीमा गोलीकांड में लोग शहीद हुए थे, उन्होंने वही रटा रटाया जवाब दिया कि हम शहीदों के जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद हुए थे लोग, उनके हिसाब से राज्य का निर्माण करेंगे। और ये 25 साल से हर राजनेता बोलता आया है, हर भाषण में बोलता आया है। पौड़ी गढ़वाल से एक सोशल मीडिया में आ रही थी कि भाई एक महिलाएं जो हैं वो 20 किलोमीटर दूर जो डंडे हैं बांस के, उनको बांध के एक डोली टाइप की बना के महिला को बांध के लेके आ रही हैं इलाज कराने के लिए।
और गैरसैंण की महिला जो अभी अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही दोनों की मृत्यु हो गई, वो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी पोल खोलते हैं। सोचिए कौन उसके लिए जिम्मेदार है? क्या हम अपनी व्यवस्था को नहीं बदल सकते? क्या मुख्य हिस्सा जो है वो पहाड़ को नहीं दे सकते? क्योंकि पहाड़ में, क्योंकि हमने कभी आवाज ही नहीं उठाई, हम कभी उस चीज के लिए लड़े ही नहीं, हम वहां से हर चीज का शॉर्टकट देखने लगे और हम पूरी तरह निर्भर हो गए इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के ऊपर। हमने कभी कहा ही नहीं कि हमारी अपनी क्षेत्रीय पहचान होनी चाहिए। हमने कभी विधायक जिताए ही नहीं जो हमारे लिए लड़ें, हमारी आवाज उठाएं। हमने तो शराब के पैसे के बल पर, जिस प्रकार से आपने अभी जिला पंचायत का चुनाव देखा है किस प्रकार से हुआ, और एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मुद्दा आ रहा है वो पूर्णतया यही है कि पूरी तानाशाही चलेगी जिस प्रकार से अभी चली है, और कोई भी व्यक्ति आवाज नहीं उठा पाएगा। और जब व्यक्ति ही आवाज नहीं उठा पाएंगे, विपक्ष होगा ही नहीं, तो तानाशाही तो ऐसे ही शुरू हो जाएगी। कितनी बड़ी पूरी एक साजिश रची जा रही है पूरे राष्ट्र में। और क्या कहा जा रहा है? पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसे तो तब भी खर्च होंगे चुनाव आप लड़ोगे तो, लेकिन जो विरोध की परंपरा है, कभी भी एक सशक्त लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका विपक्ष। और यहाँ उत्तराखंड के अंदर विपक्ष जो है वो पूरी तरह कुंभकर्ण की नींद में है। कभी कभी वो जागता है, वो भी सिर्फ अपने अधिकारों के लिए, समाज या जनता के अधिकारों के लिए कभी नहीं जागता। उसको जब दर्द होता है, उनके नेताओं के साथ कोई बदतमीजी होती है, जब नैनीताल में उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके ऊपर कुछ ऐसा कार्य किया गया, तब उन लोगों ने आवाज उठाई। लेकिन जब समाज की बारी आती है, समाज को सपोर्ट देने की बारी आती है, वहां पे विपक्ष कहीं भी नहीं है। तो सोचिए, आपके अधिकार चले गए, आपकी नौकरियां चली गई, अब आपके वोट की राजनीति भी खत्म कर दी जा रही है, क्योंकि आपसे कहा जाएगा कि ये तो एक राष्ट्र है, इस राष्ट्र के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको अपने राज्यों की, अपनी परंपरा की, अपनी संस्कृति की बलि देनी पड़ेगी। वो बड़ी चीज नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में अगर हम कहें या मुख्यमंत्री जी कहें, दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं। तो आपने तो चुनाव इसीलिए किया था ना कि ये बहुत अच्छे से उस चीज को करेंगे। एक सामान्य व्यक्ति में और एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक में बहुत अंतर होता है, क्योंकि वो उस दर्द को झेल के आता है, उस दर्द से गुजर के आता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी मंत्री बने हैं, जब से स्वयंसेवक के राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के स्वयंसेवक मंत्री बने हैं, तब से इस प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और चरमरा गई है। मैं जो हमारे धन सिंह रावत जी हैं, उन्हीं के क्षेत्र की बात करूं, श्रीनगर, गैरसैंण, जो पौड़ी का जो क्षेत्र है, जो उनकी विधानसभा का क्षेत्र है, या उनके आसपास की विधानसभाओं का क्षेत्र है, वहां पे आप स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देख लीजिए। उसके बाद आप मेरे पिथौरागढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देख लीजिए। बागेश्वर में एक सैनिक के परिवार के साथ किस तरीके से डॉक्टरों और राज्य प्रशासन ने कार्रवाई की और उसको अपना बच्चा खोना पड़ा, वो आप देख लीजिए। कल गैरसैंण में जिस महिला की मृत्यु हुई है पेट में अपने बच्चे के साथ, उसकी स्थिति देख लीजिए। और ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जब तक आप परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपको राष्ट्रवाद का ऐसा चूरण पड़ाते हैं कि आप सोचते हो इसके, क्योंकि ये आपके सामने वो एग्जाम्पल है जो हमारे बलदानी हैं और ज्यादा दूर नहीं रहते हल्द्वानी से, 2-2, 3-3 विधानसभाएं वहां पे मिलती हैं। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो हमारे सांसद हैं, रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए इसी भाजपा के रक्षा दल के वहां पे विधायक हैं, और वहीं पे कांग्रेस के भी विधायक थे, और उससे पहले अभी जो हैं रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए हमारे सांसद महोदय जब कुछ नहीं कर पाए, रक्षा राज्य मंत्री रहते हुए हल्द्वानी की कैंटीन में सामान नहीं मिलता है। एक सैनिक का
जो अधिकार है जिसके लिए वो सैनिक लड़ा है, उस सैनिक को एक वेलफेयर मिलता है सरकार के द्वारा कैंटीन से सामान की। तो अगर आप वहां जाओगे तो घंटों आपको लाइन लगती है, आपको इंतजार करना पड़ता है। मेरे को तो मैसेज तक नहीं आता। तो ये सोचिए, अब तो हमने जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि लड़ाई तब शुरू होती है जब हम ज्ञापन पे ज्ञापन देते हैं। उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि हम काम करेंगे, वो भी कहते हैं काम करेंगे, लेकिन वहां पे एक बड़ी कैंटीन नहीं खोल सकते हैं ताकि सभी लोगों को समान अधिकार मिल सके। तो बहुत चीजें ऐसी होती हैं जब हम अपना पूरा का पूरा अधिकार इनके हाथों में देते हैं, और बाहरी लोगों के हाथों में अगर हम अपना अधिकार देंगे, चाहे हमने मुगलों को दिया, चाहे हमने तुर्कों को दिया, चाहे हमने अंग्रेजों को दिया, और चाहे हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर के बाहर के लोगों को दिया, हमेशा हमारा शोषण किया है, हमें लूटा गया है और हमारे अधिकारों को हमसे छीना गया है, हमको नौकरियों से वंचित किया गया है। जो डाक सेवक गांव के लोगों की मेरिट बननी चाहिए थी, उसको आपने जो भी उनका प्रोसेस है डाक विभाग का, वहां तक पहुंचा दिया, जबकि वो उसी गांव के 25-30 लोगों 50 लोगों के बीच में मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए था। पुलिस में इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। अगर हम अभी मैं पुलिस चौकी या पुलिस थानों में जाता हूं तो पुलिस में जब उनसे बात होती है तो उनका इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। एक इंक्रीमेंट ग्रेड पे जो है वो डाउन कर दिया जाता है। 1994 के जो राज्य आंदोलनकारी थे, क्रमिक अनशन किया था उन्होंने, और उस राज्य आंदोलन को उत्तराखंड बनाने में यहाँ के कर्मचारियों का बहुत योगदान था। तो अभी जब बुद्ध पार्क में मैं खुद वहां पे धरने पे बैठा था तो वहां पे मैंने देखा कि वो लोग एक इंक्रीमेंट के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, सिर्फ एक इंक्रीमेंट के लिए, जबकि राज्य सरकार को उनको वैसे ही देना चाहिए था क्योंकि वो लोग उस समय के राज्य आंदोलनकारी थे। तो बहुत बड़ी चीजें परिवर्तित होनी है, और जिस प्रकार से सरकार एक व्यवस्था बना रही है, आप विरोध नहीं कर सकते, आप अपनी बात नहीं रख सकते, आपको आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, आपको अपनी बात रखने की आजादी नहीं है, आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, किस प्रकार से बोलोगे, धीरे धीरे दिमक की तरह वो हमारे अंदर घुस रही है और हम लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि नशा, शराब, पैसा, इन चीजों का इतना ज्यादा योगदान है कि आप सही बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और राष्ट्रवाद का ऐसा चूरन चढ़ाया हुआ है कि हर व्यक्ति आपकी लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई इस डाक सेवक में तो हमारे गांव के लोगों का, उन लोगों का जो बाहर नहीं निकल पाए। मैं आज एक एग्जाम्पल से इस बात को खत्म करूंगा। मैं हल्द्वानी में बैठा हूं, लेकिन मेरे गांव का मेरा जो कैलाश नाम का भाई है, जिसके पास सिर्फ गांव में काम करने के अलावा कोई नहीं है, अगर वो और उसका बेटा दोनों डाक सेवक के लिए वो भरते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, तो क्या वो मेरिट उस गांव के पोस्ट ऑफिस के हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी? मेरिट ही अगर आपकी किसी उसके लिए उपलब्धता है या उसके लिए अधिकार है कि भाई आप मेरिट के बेस पर सिलेक्ट किए जाओगे, तो क्या मेरे गांव के लोगों को मेरिट में नहीं आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था। लेकिन आज राष्ट्र के दूसरे प्रदेशों से लाकर यहाँ पर डाक सेवक रखे गए हैं, और हमारे यहाँ के लोगों को कहा जा रहा है कि आप 40 रुपये की खेती करने के लिए 500 रुपये की घूस दो और उसके बाद भी आपका कार्य नहीं होगा। ये अगर आप देखेंगे तो पीछे जब आप बागवानी वाले उसमें जाएंगे तो ये चीज पेपरों में भी बहुत आई थी कि भाई आपको इतना पैसा, क्योंकि पहाड़ों का जीवन जो है बहुत दुश्वार है, वहां पे चलना, पहुंचना, आना जाना सब कुछ महंगा है उन अंदर मैदानी क्षेत्रों के। और आज जो आपदा आई है पहाड़ों में, कल मेरे पास बागेश्वर से एक व्यक्ति का फोन आया था कि हमें कुछ सहायता दीजिए, हमें यहाँ, तो हमने कहा कि हम, वो कह रहे हैं कि हमें जमीन दीजिए पहाड़ में, वो मैदानी क्षेत्रों में आने को भी तैयार नहीं। अब पहाड़ में जमीन कहाँ से दोगे? जमीन तो या तो जंगलात में है या वर्ग 4 में है, वर्ग 1 की जमीन बची नहीं है, क्योंकि वो जो गांव के लोग पलायन भी हुए तो वो उनके नाम से ट्रांसफर है। अब मैदानी क्षेत्रों में तो इन्होंने भू कानून लागू नहीं किया है, भू कानून लागू न होने की वजह से बाहर के लोग यहाँ अपने कॉलोनी बना रहे हैं। परसों ही रुड़की के एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, जहां पर 70 लोग जो है मेरठ मुजफ्फरनगर के, वो कॉलोनी में जमीन खरीदी है उन्होंने, 70 लोगों ने। अब वो किसका हक छीनेंगे? यहाँ पहाड़ के लोगों का हक छीनेंगे,
वहाँ के संसाधन, यहाँ के संसाधन यूज करेंगे, यहाँ के स्वास्थ्य सेवाएं यूज करेंगे, यहाँ के रोजगार के ऊपर उठाकर, क्योंकि उनमें कहीं नहीं लिखा गया है कि आप अगले 75 साल तक यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते हैं सरकारी। आप अगले 75 साल तक आप यहाँ वोट नहीं दे सकते। वोट देने आपको अपने घर क्षेत्र जाना पड़ेगा। वो यहाँ के वोटर बन गए। क्यों नहीं यहाँ पे ऐसी व्यवस्था लागू की 25 साल में कि जो व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी है उसको रोजगार दिया जाए? क्योंकि रोजगार के लिए, संघर्ष के लिए, हमारे राज्य के लिए हम लोगों ने अपनी शहादत दी है, लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रवाद का ऐसा नशा परोसा गया है हमारे समाज में, पूरे पर्वतीय समाज में, कि हम सुनने को ही तैयार नहीं है कि हमारी ही नौकरियां खत्म की जा रही हैं। उपनल लोग लड़ रहे हैं, वहां पर ठेका प्रथा शुरू की जा रही है, ताकि धीरे धीरे जब नियमितीकरण हो उपनल के कर्मचारियों का, वो उन लोगों को अधिकार न मिले जो अब उपनल में लगे हैं या उपनल में लगे हुए हैं, ताकि सरकार को कम से कम लोग नियमित करने पड़े। क्योंकि ये मामला अब हाईकोर्ट में भी है और ऊपर कोर्ट के ऊपर भी अंतिम स्टेज में होगा जो सुनवाई होगी, और सरकार भी ने भी ये कहा है कि हम उपनल के कर्मियों को नियमित करेंगे। तो सोचिए किस प्रकार से हर चीज में यहाँ के राज्य के निवासियों को और यहाँ के मूल निवासियों को खत्म किया जा रहा है, उनकी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, उनकी परंपरा, और बाहर से लोगों को यहाँ बसाकर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। हम तो ये मांग करते हैं और लोगों से कहते हैं कि सचेत होइए, अपनी आवाज उठाइए। सन 2000 के बाद जो भी व्यक्ति यहाँ पर नागरिक बना है उसका वोट का अधिकार खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो 50-60 लाख लोग आए हैं वो हमारे रोजगार, हमारे संसाधन, हमारे हर चीज का उपयोग कर रहे हैं। आज आप देखिए कहाँ पे हमारे लोग हैं, कहाँ पे हमारी नौकरियां हैं। और सन 2000 के बाद जितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, बाहर के लोगों को सबको निकाला जाए, और वहां पर यहाँ के निवासी, क्योंकि जो शर्त रखनी चाहिए थी उस समय राज्य बनाने में, बहुत चालाकी से ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया जो इस राज्य को बनाने के लिए सबसे बड़ा विरोधी था। नित्यानंद स्वामी जी जो थे वो इस राज्य को जब मैं किताब पढ़ रहा था अभी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति उत्तराखंड राज्य बनाने का विरोधी था, और उसी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया और इतिहास को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और उस समय पे हमारी क्षेत्रीय दल बहुत कमजोर था, नहीं बन पाया, तो वो आवाज नहीं उठा पाया। तो सोचिए किस प्रकार से हमारे पूरा का पूरा घटनाक्रम, चाहे दोनों राष्ट्रीय दलों ने, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, ये दोनों खत्म करने पे तुले हुए हैं। एग्जाम्पल आपका डाक सेवक है। मेरे गांव के व्यक्ति को सिलेक्ट न करके बाहर के व्यक्ति को वहां खड़ा किया गया। मेरे गांव में शराब की भट्टी खोल दी गई है ताकि आप सोच ही ना सको। अब जब तक आप सोचोगे नहीं तो आप अपने परिवार को आगे बढ़ाओगे नहीं, और जितना गरीब रहोगे आप उतनी कम आवाज उठाओगे। तो मेरा निवेदन है कि यहाँ के लोगों से, यहाँ की आम जनता से सिर्फ राष्ट्रवाद की तरफ मत सोचिए। अपने गांव, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने कर्म, अपने रीति रिवाजों के ऊपर सोचिए। जिस प्रकार से गणेश महोत्सव का तांडव मच रहा है पूरे शहरों में, पूरे प्रदेश में, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये गणेश की जन्म स्थली है, यहाँ विसर्जन नहीं होता। हमने एक अभियान चलाया है, हमने सरकार से निवेदन किया है, एक ज्ञापन भी दिया है। तो ये धीरे धीरे इस चीज से लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, घरों से निकलना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विरोध करे आप बिल्कुल मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, पैलाग, जय हिंद, धन्यवाद। फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू की